हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.4 पर। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, भी बताता हूं ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसकी आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन दी थी, एपी की डेफिनेशन दी थी, और आपको ये भी बताया था कोई दिया गया सीक्वेंस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एपी है या नहीं। एन निकालने का फॉर्मूला, एसएन निकालने का फॉर्मूला, एन मतलब nth टर्म, एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला यूज करा था और दिया भी था, कुछ एग्जांपल करे थे। फिर मेरा जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 कराई थी। मेरे थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 कराई थी। 5.1 और 5.2 दोनों के साथ सभी क्वेश्चन कराए थे। मेरा जो फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 कराई थी, क्योंकि वो लेक्चर काफी लेंथी था तो मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 था मेरा इस प्लेलिस्ट का 5वां लेक्चर। आज हम ये जो लेक्चर है कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में एक लेक्चर और अपलोड करूंगा जिसमें सारे एग्जाम्पल्स होंगे इस चैप्टर में, जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 सो ऑन इट इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपसे पूछा जा रहा है इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म क्या है। तो देखो, हमें एपी क्या दी है, हमें एपी दी है सॉल्यूशन 1। पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। एपी दी है 121, 117, 109, 113 सो ऑन। देखिए ए क्या है, ए आपको दिया 121, डी निकाला जाता है A2 माइनस A1, A2 है 117 माइनस A1 क्या है 121, जो हो जाएगा -4। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम उसे एन मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू एन, मतलब nth टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमारा n है, एन है, nth टर्म में 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्म है। अब एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए की वैल्यू पुट कीजिए 121, एन की वैल्यू अननोन है, डी की वैल्यू पुट कीजिए -4। ये क्या हो गया, प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 121 माइनस का, ये माइनस का है, अपॉन में जाके डिवाइड हो जाएगा। एक छोटी सी चीज है, वो माइनस से डिवाइड करते हैं, ये देखिए ये मिस्टेक है, तब माइनस से डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझाता हूँ, देखिए 4 बड़ा है 8 बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 4। अब मैं दोनों को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को -2 से -4 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर -4 है तो दोनों को -4 से डिवाइड करा। अब बताइए ये क्या हो गया, -1, ये हो गया -2। अब बताइए कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो देखा इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी है। n-1 ग्रेटर देन, देखिए जी माइनस से माइनस कट गया, 4 से डिवाइड कीजिए 3, ये 0, 30.25, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30.25 प्लस 1, n ग्रेटर देन 31.25। अब देखिए, अगर हमें an नेगेटिव चाहिए तो हमें n की वैल्यू 31.25 से क्या लेनी है, ग्रेटर लेनी है। और 31.25 से बिल्कुल ग्रेटर कौन सा नंबर है, वो है n इक्वल टू 32। मैं 33, 34, 35 भी ले सकता हूं, वो भी मुझे नेगेटिव टर्म दे देंगे, पर मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैंने n की वैल्यू इससे जस्ट बड़ी ली, तो n क्या हो गया 32। तो मतलब जो हमारा 32वां टर्म है, 32वां टर्म वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब 32वां टर्म कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, तो देखिए 32वां टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया मेरा n इक्वल टू 32। तो अगर a32 निकालना है आपको, a32 क्या होता है, a प्लस 31d। a की वैल्यू पुट करा 31, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -4, और ये हो गया 121, ये हो जाएगा -4, 12, -3। तो हमें पता लग गया, सवाल पूछा गया था
विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हम कहेंगे 32nd टर्म ऑफ द AP फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, -3। 32nd टर्म ऑफ द गिवन AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और वो टर्म है क्या, वो है -3 इस AP का पहला नेगेटिव टर्म होगा, और वो 32वां टर्म है दी गई AP का। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ टफ था। सबसे पहले आपको AP दी है, आपने A दिख रहा है, D कैलकुलेट कर लिया। अब अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछा है तो मैंने उसको AN मान लिया। अगर AN नेगेटिव है तो वो 0 से छोटा होना चाहिए। फिर AN का फॉर्मूला एक्सपेंड करा, A की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू पुट करी, ये माइनस में हो गया राइट हैंड साइड में जाके। ये माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, चेंज कर दिया। ये आ गया 30.25, ये -1 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया 31.25। अब n की वैल्यू उससे बड़ी चाहिए हमें नेगेटिव इसे करने के लिए, तो मैं जितनी बड़ी लूंगा उतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। मेरे को तो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू के लिए इससे जस्ट बड़ा सोचा, 32 फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए। फिर 32वां टर्म निकाला। आपसे पूछा गया था AP का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो वो 32वां टर्म है। हमने वो 32वां टर्म भी बता दिया, -3। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल का मैं मतलब बताऊंगा। ऑप्शनल का मतलब होता है एक ऐसी एक्सरसाइज जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस पे छोड़ी गई है। अगर वो प्रेफर करें तो सॉल्व कर लें, अगर उन्हें नहीं करना तो ना करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, फिर भी मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी किस तरीके से किए जा सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6। ओके, तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया है सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ द AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट भी आपको दिया है। इन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या है, 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। टू फाइंड में आपको क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16 पूछ रहा है, क्योंकि SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो S16 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म। तो देखिए इनका यूज करते हैं पहले। A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A7 क्या होता है, A प्लस 6D इक्वल टू 6, और ये हो गया 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 6, और A प्लस 4D 6 से कर लिया डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो A प्लस 4D क्या आ गया, 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। अब इसमें चीज़ का यूज कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D, और A7 का मतलब क्या है, A प्लस 6D इक्वल टू 8 आ रहा है। ओके, तो क्या मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4D। A की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4D। ये 4D प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये हो गया 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। ये हो गया 3, और ये प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर का 2D। ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है। A माइनस बी A प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8, और ये 4D स्क्वायर उधर चला जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। 9 माइनस का 8 हो गया, प्लस का 8 है जरा के माइनस का, ये हो गया 4D स्क्वायर। ये हो गया 1 इक्वल टू 4D स्क्वायर। D स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये 4 डिवाइड में चला गया। और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी रूट 1/4 प्लस माइनस। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस का या माइनस का।
डी की वैल्यू प्लस का 1/2 भी हो सकती है, माइनस का 1/2 भी हो सकती है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, हमें डी मिल चुका है, अब मैं डी पुट करने वाला हूँ ए में, और मतलब ए की एक्सप्रेशन में मुझे ए भी मिल जाएगा। तो देखिए केस वन क्या है, इफ डी इक्वल टू 1/2। तो ये देखते हैं, ए क्या है मेरा 3 - 4d, 3 - 4 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 3 - 2 1। तो केस 1 में ए की वैल्यू आई है 1। केस टू में इफ डी बराबर -1/2। तो देखिए ए की वैल्यू क्या थी 3 - 4d, 3 - 4 डी की वैल्यू 1/2 माइनस का, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3 -2 -1 प्लस का 2 और 5। तो केस 2 में ए की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास अब दो केस हैं। केस वन में डी क्या है, डी है हमारा 1/2 और ए क्या आया, ए हमारा आया है 1। केस टू में डी क्या है, डी है हमारा -1/2 और ए क्या आया है, ए आया है 5। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है S16, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहा कीजिए। तो ये वाला पार्ट इरेज कर दिया, ये वाला पार्ट भी इरेज कर रहा हूँ। अब S16 निकालनी है हमें, S16 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो केस वन Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अगर केस 1 के हिसाब से चले, जहाँ पर a क्या है 1 और d क्या है 1/2, तो S16 क्या हो जाएगा 16/2, 2 a की वैल्यू पुट करा 16 - 1, n की जगह 16 और d क्या है 1/2, ये कैंसिल करा, S16 हो गया 8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15 इंटू 115/2 और S16 इक्वल टू 8, ये हो गया एलसीएम लिया 2, एक के टेबल में 2 बार में आता है, 2 से मल्टीप्लाई 4, एक बार में 5, ये कट गया 4 बार में और S16 आ गया 4 इंटू 90। S16 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए 76, ये 3 गया, ओके। अब केस टू में ए कितना है, ए है हमारा 5 और डी कितना है -1/2, ए 5 है और डी है -1/2। तो S16 क्या हो जाएगा 16/2, 2 ए की वैल्यू 5, 16 - 1 डी की वैल्यू -1/2। S16 इक्वल टू, ये कैंसिल करा 8 टाइम्स, ये हो गया 10, ये हो गया 15 इंटू -1 -15/2 और इनका लिया एलसीएम S16 इक्वल टू 2, 1 के टेबल में 2 बार में आता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई 20, ये एक बार में आता है 1 से मल्टीप्लाई 15 इंटू 8, ये कैंसिल करा 4 टाइम्स, S16 क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 और S16 आ गया 20। तो S16 इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये 2 केस बने S16 के लिए। S16 तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। नंबर 3 देखते हैं, अ लेदर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या है, एक सीढ़ी है उसमें 2 ब्लॉक लगे रहते हैं लकड़ी के, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, वो एक दूसरे से 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है, लेदर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। ये जो रंग्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, मान लीजिए 45 है और ये 40 है, तो अगला क्या होगा 35, फिर अगला क्या होगा 30, फिर अगला क्या होगा 25। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब है दूसरा पहले वाले से जितना कम है, तीसरा भी दूसरे वाले से उतना ही कम होगा। फिर लिखा है रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम। बॉटम वाला जो रंग है उसकी लेंथ दी है 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, और जो टॉप पर है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लकड़ी का उसकी लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2 with 1/2 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी दी है, ये जो दोनों रंग्स हैं इनके बीच की दूरी दे रखी है 2 with 1/2, 2.5 मीटर दूर है एक दूसरे से। कहा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ये जो रंग्स लगाए जा रहे हैं इनके लिए टोटल लकड़ी की लंबाई की कितनी जरूरत होगी, ये आपसे पूछ रहा है।
इन लकड़ियों की बात नहीं कर रहा, ये जो वर्टिकल लकड़ी है, हॉरिजॉन्टल लकड़ी ये जो लगाई गई है, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लगाए गए हैं लकड़ियों के जो कि सीढ़ियों में होते भी हैं, रंग्स जिन्हें कहा गया है, उनके लिए टोटल लकड़ी की लेंथ की कितनी नीड है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये एक एपी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। तो कुछ सॉल्यूशन हम 3 सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेंथ ऑफ रंग्स फॉर्मिंग एन एपी। ये जो रंग्स हैं लेदर के, ये एक एपी बनाना है, क्योंकि रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। और यही एपी की डेफिनेशन भी थी कि जो टर्म होता है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कितने रंग्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमें रंग्स पता लग गए तभी हम निकाल पाएंगे कि उनकी लंबाई का सम कितना आएगा। सभी की लंबाई का सम पहले ये तो पता होना चाहिए, रंग्स कितने यूज हो रहे हैं। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये है मेरा टॉप वुडन ब्लॉक और ये है बॉटम वुडन ब्लॉक, और मान लीजिए इन दोनों का गैप है 50 मीटर और 10 के गैप पे लगे हैं। मान लीजिए ये पहला वाला बॉटम वाला, फिर 10 के गैप पर, फिर 10 के गैप पर, फिर 10 के गैप पर, 10 20 30, फिर 10 के गैप पर। इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फिर 10 के गैप पर। तो आप मुझे ये बता सकते हो कितने रंग्स यूज हुए हैं। देखिए अगर टॉप और बॉटम वाले के बीच का डिस्टेंस है 50, तो रंग्स कितने यूज हुए हैं 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा। 50 को पहले आप डिवाइड करोगे, गैप कितने का 10 का, तो आएंगे 5। फिर उसमें एक जोड़ोगे एक क्यों जोड़ोगे कि बॉटम वाला भी तो काउंट करना है, तो ऐसे ही हम निकालेंगे नंबर ऑफ रंग्स। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो ये है हमारा बॉटम और ये है मेरा टॉप, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से अपार्ट है 15 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए सब 5-5 के गैप पे रंग्स लगे हैं, 5-5 के गैप पर। तो बताइए कितने रंग्स लगे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, और दूसरा तरीका क्या है 15, जो टोटल डिस्टेंस है उसको 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, तो 3 आएगा। फिर उसमें एक जोड़ना है, क्योंकि नीचे वाला रंग्स भी तो काउंट करना है, तो नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे 2 विद 1/2 मीटर। जो टोटल लेंथ है कौन सी लेंथ है, टॉप एंड बॉटम वाले रंग्स के बीच का डिस्टेंस, बाय क्या आएगा लेंथ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रंग्स। तो 2 कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर प्लस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं एक जोड़ने के लिए, वो नीचे वाला जोड़ना भूल जाते हैं। नीचे जो डिस्टेंस है नीचे से काउंट हुआ है वो डिस्टेंस। तो देखिए डिवाइड करने से पहले यूनिट एक ही होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे, तो ये है 2 विद 1/2, सॉल्व करके ये आ जाएगा 5/2। ये मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 4 + 1 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये मीटर में तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए, डिवाइड करने से पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में बदलोगे 250, ओके 250/25 + 1, ये हो गया 10 + 1 11। नंबर ऑफ रंग्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स आ गए। नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं 11, जिसको हम n भी कह सकते हैं, n = 11। तो हमारे पास कितने वुडन ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड किए जाएंगे 11। और क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? हाँ फर्स्ट टर्म पता है। जो वुडन ब्लॉक है, पहला वुडन ब्लॉक जो बॉटम में है उसकी लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो लास्ट वाला वुडन ब्लॉक है उसकी लंबाई कितनी है लास्ट वाला, क्योंकि जो लास्ट वुडन ब्लॉक होगा वो an होगा, क्योंकि इसमें वाले की लंबाई दे रखी है 25। अब आपने SN का फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 a + an। अब अगर मैं आपसे S11 का फॉर्मूला पूछूं तो 11/2, a की जगह क्या पुट करोगे 45, और an की जगह क्या पुट करोगे an की जगह a11, क्योंकि तब यहाँ पर SN है तो यहाँ पर क्या है an, और ये 11वां टर्म होगा 11वां, तो इसकी वैल्यू आ गई 25। अब ये सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 11/2, ये ऐड कीजिए 50 70, और ये कैंसल आउट हुआ 35, और मल्टीप्लाई करके आ गया 583 मीटर। सारी चीजें सेंटीमीटर में थी, तो हाँ ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिया।
तो क्या लिखेंगे, ये देखिए पूछा गया था लेंथ ऑफ वुडन रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स इक्वल टू 385 सेंटीमीटर, या फिर 100 से डिवाइड करके 3.85 मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी इजी था। एक सीढ़ी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लकड़ी के ब्लॉक्स, हॉरिजॉन्टल लकड़ी के लॉग्स लगाने हैं, फट्टे लगाने हैं, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर रंग्स यूज किया गया, रंग्स लगाने हैं। वो जो रंग्स है वो एक दूसरे से कितना अपार्ट है, वो एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है। सक्सेसिव रंग्स की बात कर रहा हूँ। और जो बॉटम वाला रंग्स है और जो टॉप वाला रंग है वो एक दूसरे से कितने दूर है, वो एक दूसरे से 2/1/2 मीटर अपार्ट है। तो पहले हमें निकालने थे नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, तो टोटल डिस्टेंस उन दोनों रंग्स के बीच का डिवाइड बाय दो सक्सेसिव रंग्स के बीच का डिस्टेंस। एक और जोड़ना है क्योंकि हमें बॉटम वाला भी काउंट करना है, नहीं तो बॉटम वाला काउंट नहीं हो पाएगा। आपको 2 एग्जांपल भी दिए थे। तो हमें नंबर ऑफ रंग्स पता लग गए 11। अब आपको नंबर ऑफ टर्म पता है कितने आपको टर्म जोड़ने हैं। एपी में 11 टर्म जोड़ने हैं। पहला टर्म क्या है आपको ये भी पता है, पहला टर्म क्या है 45 सेंटीमीटर, और लास्ट टर्म क्या है ये भी आपको पता है, ये 11वां टर्म होगा क्योंकि टोटल 11 टर्म है, ये 25। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया SN का फॉर्मूला 1/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म। ये कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि जो आपने A और AN पुट करा है वो दोनों सेंटीमीटर में है। तो जो समीशन आएगा, क्योंकि सारे टर्म सेंटीमीटर में है तो समीशन भी सेंटीमीटर में आएगा। हाँ, तब लेंथ आ जाए तब आप उसे मीटर में बदल सकते हो 100 से डिवाइड करके। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. मैं आपको समझाता हूँ सवाल क्या है। एक लाइन में हाउस रखे हैं, यहाँ हाउस है, कितने हाउस है 49 हाउस है एक रो में कह लीजिए, एक लाइन में कह लीजिए। उन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कहीं एक्स हाउस भी है, फिर 47 48 49। मैं एक बार देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा लाइट का नंबरों के ऊपर, नहीं पड़ रहा, विजुअल है। कहा गया है, उसके बाद कहा गया है ये जो आपको हाउस से दिख रहे हैं इनमें जो एक्स नंबर्ड हाउस है, एक्स नंबर्ड हाउस, इससे जो पहले हाउस है उन सभी हाउसों के ऊपर जो नंबर लिखा है उनका सम, और इसके बाद में जो हाउस है उनके ऊपर जो नंबर लिखे गए उनका सम बराबर आ रहे हैं। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। ऐसा कौन सा हाउस है जिससे पहले आने वाले हाउसों पे लिखे गए नंबरों का सम बराबर होगा उसके बाद आने वाले हाउसों पे लिखे गए नंबर के सम के। यह है सवाल। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए लिखा गया है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो में जो हाउस है उनको नंबर दिया गया 1 से लेके 49 तक। कह रहे हैं सो डैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, एक ऐसी x की वैल्यू होगी सच डैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x नंबर का जो हाउस है उससे पहले जो हाउस है उनके नंबरों का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, इसके बाद आने वाले हाउसों के नंबरों के सम के बराबर है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, ये आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही सो ऑन, कहां तक x - 1 टर्म तक, क्योंकि ये x वां हाउस है तो x - 1 तक किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसके बराबर है, x के बाद आने वाले जो हाउसों पे नंबर लिखे हैं उसके सम के। x के बाद कौन सा हाउस आएगा x + 1, x से पहले कौन सा हाउस आया होगा x - 1, तो x + 1 x + 2 और ऐसे ही 49 48 48 49 ये कुछ दिया है आपको। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये है सम ऑफ फर्स्ट, अगर मैं ये पूछता इतना क्या है तो ये होता सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। अगर मैं ये पूछूं ये क्या है तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म। और ये कैसे निकालोगे आप,
x प्लस 1 से लेकर 49 टर्म का सम कैसे निकालोगे आप। तो देखिए आपकी बुक में एक हिंट दिया है एनसीईआरटी में कि पहले आप सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म निकाल लीजिए, फिर उसमें से x टर्म तक का सम घटा दीजिए, x टर्म तक का सम घटा दीजिए। अगर आप पहले 49 टर्म का सम निकाल लो और उसमें से x टर्म तक के सम को घटा दो तो x प्लस 1 से 49 तक टर्म का सम बचेगा, वो ये रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपकी बुक में हिंट भी दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी, बाकी तो इसे सॉल्व करना है। कैसे बनी, आपको सवाल में कहा गया था, देखिए सवाल में क्या था, सो दैट देयर इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू, ये जो हाउस के ऊपर नंबर लिखा है इनका सम कहाँ तक, x वाले जो हाउस है उससे पहले वाले हाउस तक का सम बराबर होगा टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, इसके बाद वाले हाउसों पे जो नंबर लिखे हैं उनके सम की। तो ये क्या हो गया s(x-1), अगर मैं ये पूछता ये क्या है तो ये होता है s4, ये होता है s5, 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट x-1 टर्म। और अगर आपको ये सम निकालना है तो ये कैसे निकाल सकते हो, पहले आप टोटल सम निकाल लो 49, फिर 49 सम में से आप x तक के डिजिट का सम घटा लो, ये जो x नंबर हाउस है इस तक का सम घटा लो, तो फिर x प्लस 1 से यहीं तक बचा। तो ये देखो यही लिखा है 49 टर्म का सम निकाला, उसमें से x टर्म तक का सम घटा लिया, तो उसके बाद का सम बचा। अब फॉर्मूला लगाइए, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा x-1/2, 2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू है a2 - a1, मतलब 2 - 1 दैट इज 1। तो a की वैल्यू 1 पुट करी, n की जगह क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, अगर यहाँ पर x-1 है तो ब्रैकेट के अंदर भी x-1, और ये तो n की वैल्यू है फिर -1। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1, d की वैल्यू 1 रखी। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 49/2 2 a की वैल्यू 1, 49 - 1 d की वैल्यू 1 माइनस x/2 2 a की वैल्यू 1, और अगर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर n है तो n रखा जाता है, x है तो x रखा जाएगा, x-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 1 है तो इंटू में 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x-1/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x-2, 1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 49/2 2 1 इंटू 2 2, ये हो गया 48 इंटू 1 48 ही रहेगा, ये हो जाएगा x/2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहता है, ये हो गया x-1। आगे देखिए ये हो गया x-1/2, 2 से 2 कट गया, प्लस का माइनस का है x, ये आ गया 49/2 इंटू 50 x/2, ये हो गया x, और 2 में से 1 गया प्लस का 1। अब एक काम करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, चलो ठीक है इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया x², इसका इससे मल्टीप्लाई करें x² माइनस x बाय में 2, ये क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट करा 25, और 25 का मल्टीप्लाई कीजिए 49 इंटू 25, 45 का 4 24, ये हो गया 98, 5 12 1 12, तो ये आ गया 1225, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया x², ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x, दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, अपॉन में चल रहा है 2। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ तक का पार्ट इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अब क्या होगा आगे, यहाँ तक तो काफ़ी आसानी से हो गया। अब ये जो माइनस का है इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़, आप एक काम कीजिए माइनस को बाहर ही रहने दीजिए तो प्लस का रहेगा, माइनस अभी बाहर ही रखा है, माइनस बाद में अंदर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा था तो ऐसा लग रहा था माइनस पूरे पर ही है, बल्कि माइनस इस पर था। तो माइनस का है, देखिए माइनस का बाहर ही रखा है, माइनस वाला सॉल्व नहीं करा, x² प्लस का x, ये माइनस का है, ये पूरा का पूरा इधर आके प्लस का हो जाएगा, x² माइनस x/2
प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 1225 और ये एलसीएम 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1225 इसे एक कट गया, ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 1225 2 से 2 कैंसिल करा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1225 पे रूट प्लस माइनस एक्स की वैल्यू ये 35 का होता है। 35 का कैसे होता है देखिए दिखला देता हूँ, ये 1225 5 से गया 2 फिर 4 फिर 9 2 बचा एक 4 2 4 और यहाँ पर 2 बचेगा 5 फिर 5 से गया 4 9 फिर 7 से गया 7 से गया 1 तो देखिए दो के जोड़े बनाते हैं 35 आ जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 35। अब हम कहेंगे x मस्ट बी बिलोंग्स टू 1 to 49। x तो 1 से लेकर 49 नंबरों के बीच में था तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इम्प्लाइज इट फॉल्स। ये तो x नॉट इक्वल टू -35 तो x की वैल्यू आ गई 35। आपसे कहा था x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 35 है। तो जो हाउस नंबर 35 है उससे पहले जो हाउस नंबर है उन पे लिखे गए सभी नंबरों का सम इक्वल होगा हाउस नंबर 35 के बाद जो हाउस है उन पे लिखे गए नंबरों के सम के। टोटल हाउस कितने थे 49। आप मैनुअली वेरीफाई भी कर सकते हो, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड ईच स्टेप हैड अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड द थ्रीट ऑफ 1/2 मीटर। See figure 5.8. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. Okay. ये कुछ ऐसा फिगर है, मुझे पता है फिगर गंदा सा लग रहा होगा क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पर एक्चुअल फिगर ऐड कर दूंगा ताकि आपको समझना आसान हो। अभी ये समझिए, ये कुछ सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर है, एक तरीके से सीढ़ी है। आप देखिए इसकी ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, यही ब्लॉक यहाँ पर भी दिख रहा है। अब देखिए ये वाला ब्लॉक ध्यान से देखना, ये वाला ब्लॉक मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसा है कुछ। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई राइज कितना है, इसका राइज दिया है 1/4 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो ब्रेथ कितनी दी है, इसकी ब्रेथ दे रखी है, ये देखिए चौड़ाई कितनी है, उन स्टेप्स की चौड़ाई दे रखी है 1/2 मीटर। देखिए ये रही वो चौड़ाई, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि लगे भी ऐसा, ठीक है 1/2 मीटर। और बताइए ये हो गई इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कह लीजिए 1/4 मीटर। हर स्टेप बराबर है, देखिए लिखा है ईच स्टेप हैड अ राइज ऑफ, हर स्टेप इतना ऊंचा है। तो फर्स्ट स्टेप की ऊंचाई आ गई ये रही और इसकी चौड़ाई भी आ गई। और बताइए इसकी लंबाई कितनी है, इस स्टेप की पीछे तक देखिए 50 मीटर। ये लंबा कितना है, अगर मैं ऐसे बात करूँ 3D में तो इसकी लंबाई कहाँ तक जा रही है 50 मीटर। तो क्या पहले ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पहले पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ ब्लॉकों को, ऐसे इस पहले वाले का वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टेप 1 कह लीजिए या टॉप स्टेप का वॉल्यूम क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। अगर ये एक क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, इसकी लंबाई क्या है 50 हो गई लंबाई, ऐसे भी देख सकते हैं, ये 50 है तो ये भी 50 मीटर लंबाई होगी 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई ये रही। अगर आप ये देखना, ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 है, ऐसे देख लीजिए चौड़ाई होगी 1/2 मीटर। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 1/4 मीटर। तो पहले स्टेप का वॉल्यूम आ गया, क्या आएगा ये, कैंसल आउट कर लीजिए 25/4 मीटर क्यूब। ऐसे ही निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप फ्रॉम टॉप से जो सेकंड है उसका वॉल्यूम फ्रॉम टॉप।
तो फिर से फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यू वर्ड है। अब अगर आप सेकंड स्टेप को देखो, मैं ऐसे ऐसे करके नहीं तोड़ रहा, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली तोड़ रहा हूं। तो अब ये वाला ब्लॉक देखो ध्यान से, इसकी लंबाई कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ये देखिए यहाँ पर, पहले देखिए पहले लंबाई 50 थी, ये इतने इस साइड टेरेस अगर आप 3D में देखो तो अभी भी 50 ही रहेगी लंबाई, लंबाई है 50, पर चौड़ाई पहले कितनी थी, चौड़ाई बढ़ गई, पहले चौड़ाई थी 1/2, अब चौड़ाई बढ़ गई। अब चौड़ाई कितनी हो गई है, अब चौड़ाई इतनी और बढ़ गई है, जितनी पहले थी उतनी और, तो 1 हो गई 1। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई है, इस ब्लॉक की ऊंचाई वही है फिक्स 1/4। तो इसका वॉल्यूम निकाला, ये सॉल्व करके आ जाएगा 50/4 मीटर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप फ्रॉम टॉप, थर्ड स्टेप में भी क्यू वर्ड है, L इंटू बी इंटू एच। अब थर्ड स्टेप देखिए, ये रहा, इसकी लंबाई तो उतनी ही, अगर इस ब्लॉक का 3D में देखने की कोशिश करो, ज्योमेट्री बॉक्स की तरह है, लंबाई कितनी है 50, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई फिर से बढ़ गई, पहले चौड़ाई थी 1/2 मीटर, उसके बाद कितनी हो गई थी 1 मीटर, अब फिर से बढ़ गई आधी, हर स्टेप इतना चौड़ा है, तो ये क्या हो गया, इस बार चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 विद 1/2, पिछली बार भी यही हुआ था, तो 1 आया था, 1 + 1/2 था, तो ये क्या हो जाएगा। और ऊंचाई तो उतनी ही, हर स्टेप में राइज कितने का है 1/4 का, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 और ये 2 और 1 3, 1/4, ये कैंसिल आउट करा 25, और ये आ जाएगा 75/4 मीटर क्यूब, सारी चीज मीटर में है। तो आपको एपी दिख रही होगी, एपी क्या है 25/4 मीटर क्यूब, 50/4 मीटर क्यूब, 75/4 मीटर क्यूब, सो ऑन। आपने एपी तो बना ली। कितने स्टेप्स है 15, तो ये कितने टर्म होंगे, ऐसे 15 टर्म्स होंगे। तो अगर आप इन सभी का वॉल्यूम जोड़ दो तो इस पूरे टेरेस का वॉल्यूम आ जाएगा, ये जो कंक्रीट वगैरह लगा पड़ा है, इस पूरे टेरेस का वॉल्यूम आ जाएगा। अब टेरेस का वॉल्यूम कैसे आएगा, आपको सारे वॉल्यूम जोड़ने पड़ेंगे, तो हमें निकालना है S15। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा, ये समझाने के लिए था। तो ये वाला पार्ट इरेज करते हैं और देखते हैं हमें एपी में दिया क्या है। तो एपी कुछ इस तरीके से है, 25/4, 50/4, 75/4, सो ऑन। 15 टर्म्स है, ऐसे 15 स्टेप है, सारी चीज इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम सभी मीटर क्यूब में। तो देखिए ए हो गया 25/4, ए हो गया 25/4, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 50/4, A1 कितना है 25/4, और ये हो जाएगा 25/4। हमें निकालना है S15, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है 15, तो S15 क्या होगा, Sn होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी। तो S15 हो जाएगा 15/2, 2a की वैल्यू पुट कीजिए 25/4, n-1, डी की वैल्यू पुट कीजिए 25/4, S15 सॉल्व कीजिए इसे, 15/2, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 14 इंटू 25/4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 और 2, तो ये आ जाएगा 15/2, 25/2 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 का 3 गया कैरी, 175/2, ये हो जाएगा 15/2, ऐड कर लीजिए 200/2, कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 15/2 इंटू 100 और 2 से कैंसिल आउट करा 50 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारा 750 मीटर क्यूब। तो इस पूरे टेरेस का वॉल्यूम आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। पहले एक स्टेप का वॉल्यूम, फिर दूसरे का स्टेप का वॉल्यूम, फिर तीसरे स्टेप का वॉल्यूम, ऐसे 15 स्टेप थे, तो 15 स्टेप के वॉल्यूम निकाल के जोड़ दिए। यह है आपका फाइनल आंसर।
ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे तो मैंने कराए। इस प्लेलिस्ट में एक लेक्चर और आने वाला है, एक लेक्चर और आने वाला है जो है एग्जाम्पल्स के ऊपर, जिसमें इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल मैं कवर अप करूंगा। अगर आप चाहो कि फॉर्मूले कहाँ से आए, ए एन निकालने का, nth टर्म निकालने का, a + n - 1 × d, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालने का एस एन का, तो मैं वो नया लेक्चर भी ऐड कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में। वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है कि फॉर्मूले कहाँ से आए, और अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो ये इस प्लेलिस्ट में नहीं जुड़ेगा लेक्चर जिसमें मैं बताने वाला हूँ ये फॉर्मूले कहाँ से आए। तो आज के लिए इतना ही।